नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मनरेगा के दूसरे वीडियो में। मनरेगा के दूसरे वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हमने थोड़ा मनरेगा के बारे में परिचय देखा था पहले वाले वीडियो में। अगर किसी ने पुराना वीडियो या पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लें, तभी उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मनरेगा के दूसरे वीडियो में अपन मनरेगा के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं, उनकी मनरेगा की क्या विशेषता रही है, मनरेगा के कौन कौन से लाभ हैं, मनरेगा के आने के बाद क्या क्या लाभ हुआ है, मनरेगा के मुख्यतः कितने चरण रहे हैं, और मनरेगा में जो नाम परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर मजदूरी दर वगैरह का निर्धारण, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मनरेगा की विशेषताओं में अगर आप देखेंगे तो मनरेगा की पहली विशेषता है ग्रामीण विकास। हम पुराने वीडियो में भी ये चर्चा कर चुके हैं कि मनरेगा का जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य है कि ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में, और मनरेगा जो है उन्हीं क्षेत्रों पर लागू किया गया है जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लागू किया गया है, इसलिए इसका मेन उद्देश्य जो है ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास कहने का मतलब है कि अगर लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो रोजगार की वजह से उसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। और जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में आपका जो है ग्रामीणों का भी योगदान होगा और उससे ग्रामीणों क्या क्या होता जाएगा, विकास होता जाएगा। दूसरा जो है महिला सशक्तिकरण। हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि मनरेगा में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होने की वजह से जो महिला घर में रहा करती थी उनको घर में रोजगार प्राप्त नहीं हुआ करता था, तो उसकी वजह से उनमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो काफी लो लेवल पर चला जाता था, उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता था। तो अब जो है महिलाओं को जो है सशक्तिकरण प्राप्त होगा, क्योंकि महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा उसका विशेषता क्या है, महिला सशक्तिकरण। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है रोजगार के अवसर। शुरुआती दौर में जो ग्रामीण जो लोग हुआ करते थे, ग्रामीण जो लोग हैं वो तो कृषि कार्य या तो करेंगे या तो कृषि कार्य के लिए मजदूरी करने के लिए वो बाहर जाते हैं, और इससे बंधुआ मजदूर बनने की आशंका उनकी बन सकती है, या तो कृषक मजदूर के रूप में या फिर औद्योगिक मजदूर के रूप में वो काम करते हैं। तो सरकार, गवर्नमेंट, और वो भी जो उनको पेमेंट मिलता है मनमाने रेट से प्राप्त होता है, अपना इच्छित जो वेतन है वो प्राप्त हो नहीं पाता है। तो इसलिए ग्रामीण रोजगार के अवसरों में, यानी सामान्य रोजगार तो रहेंगे ही रहेंगे जो आम लोग रोजगार व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं मजदूरी के रूप में, लेकिन इसके अलावा सरकार भी कार्य करवाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं पुराने वीडियो में कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ग्रामीण रोजगार के अवसर में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तीसरा, ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि हो जा रही है। ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि हो जा रही है तो मतलब ग्रामीण विकास तो होता है, क्योंकि रोजगार में वृद्धि हो रही है, और रोजगार में वृद्धि होने से ग्रामीण लोगों के आय में वृद्धि हो रही है, और जब आय में वृद्धि हो रही है तो अपने जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, अपनी क्रय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ग्रामीण क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर पलायन को रोकना। जो ग्रामीण समुदाय होता है, कार्य के अभाव की वजह से जो ग्रामीण लोग होते हैं कार्य के तलाश में अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में या दूसरे शहरों में या फिर किसी उद्योगों के नजदीक पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में कार्य के लिए, कार्य की तलाश में, रोजगार की तलाश में। उससे बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी प्रभावित होती है, और जो है गांव में पलायन की है, तो पलायन एक सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर आया हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की भी एक प्रमुख समस्या रही है। तो पलायन की समस्या को रोकना भी जो आपका जो है मनरेगा का एक जो है विशेषता उनमें से रहा है। और अंतिम जो इसकी विशेषता रही है, रोजगार की अनिश्चितता में वृद्धि। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण जो कृषि का जो पीरियड होता है वो लगभग बारिश के महीनों में, मानसून की अवधि में लगभग 4 महीने तक का रोजगार इनको प्राप्त होता है। ऐसी दशा में जो बाकी शेष 8 महीने वो रोजगार की अनिश्चितता बनी रहती है। तो ग्रामीण लोगों के लिए जो खेतिहर हैं उनके लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराकर जो रोजगार की अनिश्चितता है उनको समाप्त करने का क्या किया गया है, प्रयास इसमें किया गया है। तो इन विशेषताओं को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है निम्न में से क्या विशेषता है और क्या विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण विकास की विशेषता है महिला सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर में वृद्धि और ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि, पलायन को रोकना और रोजगार की अनिश्चितता में कमी। अब जब मनरेगा आ गया तो इससे हमें क्या लाभ हुए, तो जो मनरेगा की विशेषता है उससे मिलता जुलता ही लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। पहला तो रोजगार की गारंटी, 100 दिन की रोजगार गारंटी प्राप्त हो गई है। अब हर परिवार को 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा ही होगा।
यानी कि वो खेतिहर मजदूर के रूप में हो, औद्योगिक श्रमिक के रूप में हो, उनके गांव के आसपास, उनके ग्राम पंचायत के आसपास भी रोजगार की 100 दिन की गारंटी हो ही जाएगी। तो इस तरीके से पहला लाभ तो यही हो जाता है उनको रोजगार प्राप्त होगा तो क्या होगा, रोजगार प्राप्त होगा तो क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी। जो बेरोजगारी की अवस्था रहती है, जो 8 महीने बेरोजगार जो रहते हैं कृषक, उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आजीविका में सहायक, आजीविका का साधन मात्र कृषि मात्र रहा है पूर्व में, या आजीविका के लिए तलाशने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। मनरेगा में कार्य मिल जाने की वजह से अपने कार्य के क्षेत्र में ही, मतलब उनको अपने निवास क्षेत्र के अंतर्गत ही उनको आजीविका प्राप्त हो जा रहा है। तो दूसरा लाभ ये होगा, रोजगार तो मिला ही, साथ में आजीविका मिल गया, आजीविका में सहायक है। तीसरा ग्रामीण विकास, अगर जो ग्रामीण लोग हैं अर्थव्यवस्था में जिनकी आय है, जो कृषि से आय जो हो रही थी, वो देश की अर्थव्यवस्था में उतना ज्यादा योगदान नहीं हो पा रहा था। अब जब उनकी रोजगार में वृद्धि हो रही है तो देश के इकोनॉमिक्स में भी अपना योगदान दे पाएंगे और साथ में अपने गांव का, अपने घर का, अपने परिवार का भी क्या कर पाएंगे, विकास हो पाएंगे। तो सम्मिलित रूप से हम इनको मान सकते हैं कि उनका ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो जाएगा। फिर आर्थिक स्थिरता, व्यक्ति के पास अगर आय प्राप्त हो जाएगा तो समय पर जब भी उनकी आवश्यकता होती है उस धन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार वो खर्च भी कर सकते हैं, अपने उपभोग स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाएंगे क्योंकि आय बढ़ गई है और इसकी वजह से अगला जो लाभ होता है इसका आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो जाता है। महिलाओं को रोजगार, जैसे हमने पढ़ा भी कि महिलाओं को जो रोजगार है वो 1/3 आरक्षण इनमें प्राप्त है और जो 1/3 जब आरक्षण प्राप्त होगा तो जो महिलाएं अपने खेती के अलावा जो दिन भर खाली बैठी हुआ करती थी, अपने रोजगार में योगदान नहीं मिल पाता था, तो अब उनको रोजगार प्राप्त हो जा रहा है। और अंतिम इसका सबसे बड़ा लाभ होता है सामाजिक सुरक्षा। समाज के वो निर्धन वर्ग, वो निचले वर्ग के जो लोग जिनको सही तरीके से रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता था, उनको रोजगार प्राप्त हो जाने से सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हो रही है, जिससे जो गरीबी है, बेरोजगारी है या जो अपराध है, उनमें जो आय बढ़ेगा तो दूसरे कार्यों में वो लिप्त नहीं होंगे, आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं होंगे, या आपराधिक कार्य ना भी करें तो अन्य कुछ ऐसे कार्यों में जो इनका काम है, सामाजिक सुरक्षा में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, रोजगार प्राप्त हो जाने से। तो इनके लाभों को भी याद रखना है। पूछ सकता है आपसे निम्न में से क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है। तो आपको लाभ में से याद रखना है कि रोजगार प्राप्त हो जाने से जो जो फायदा इंसान को प्राप्त होता है, जो सी सुरक्षाएं प्राप्त होती है, जो भी लाभ प्राप्त होता है, वो सारे लाभ मनरेगा के लाभ हैं। क्योंकि मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो 100 दिन के रोजगार प्राप्त हो जाने की वजह से लाभ प्राप्त हो रहा है, उनको आय मिल जा रहा है, इससे सामाजिक सुरक्षा में क्या हो रही है, उनकी वृद्धि हो जा रही है। तो विशेषताओं को भी याद रखना है और लाभ को भी। समानतः जनरल क्वेश्चन लिए आएंगे जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। फिर मनरेगा के क्रियान्वयन के चरण, तो पूरे देश में मनरेगा के क्रियान्वयन के 3 चरण रहे। कितने चरण रहे, पूछेगा आपसे कि मनरेगा के क्रियान्वयन के कितने चरण रहे, तो इसके 3 चरण रहे। जो पहला चरण प्रारंभ हुआ था वो 2 फरवरी को प्राप्त हुआ था। इससे पुराने वाले वीडियो में भी हमने देखा है कि जो मनरेगा का प्रारंभ हुआ वो 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ। ये 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ ये योजना। उस समय देश में केवल 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था। देश के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था, 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था। उसमें से 11 जिले कहां के थे, हमारे छत्तीसगढ़ के थे। 11 के जिले छत्तीसगढ़ बन चुका था उस समय 2000 में, तो 11 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के थे। लेकिन जो जिलों का विभाजन है, जैसे वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो उसमें वृद्धि हो गई है, लेकिन उस समय जो अविभाजित जिले थे उनमें क्या हो गया, इनमें जो मनरेगा का कार्य प्राप्त हुआ। उनमें कौन कौन से जिले हैं, पूछ सकता है आपसे कि जो पहले चरण में कितने जिलों में मनरेगा प्रारंभ हुआ था। यानी 2 फरवरी 2006 को जब छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ तो पूरे देश में प्रारंभ हुआ, तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे, तो 11 जिले थे। कौन कौन से जिले थे, एक बस्तर जिला था, बस्तरी संभाग का दंतेवाड़ा जिला था, धमतरी था, और एक कांकेर जो जिला है वो बस्तर संभाग का। तो बस्तर संभाग के 4 जो है, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी और कांकेर में। इसके अलावा बिलासपुर जिले में प्रारंभ हुआ, तो स्वतः ही जो अविभाजित मुंगेरी जिला रहा होगा वो मुंगेरी जिले में प्राप्त हो गया होगा। जसपुर जिले में हुआ, रायगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ, कोरिया जिले में प्रारंभ हुआ। तो जो आपका जो है अपना जो मनेन्द्र चिरमिरी है वहां पर भी लागू हो गया हुआ है, क्योंकि वो अविभाजित कोरिया जिला था। कबीर धाम में लागू हुआ, सरगुजा जिले में लागू हुआ, तो सूरजपुर जिले में भी लागू हुआ होगा, बलरामपुर जिले में भी लागू हो गया होगा जो अविभाजित जिले हैं, और राजनांदगांव जिले में लागू हुआ, तो मोहला मानपुर में भी चालू हो गया। तो इस तरीके से वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लेकिन 2006 में जिलों की संख्या कितनी थी, 11 थी। अब यहां से
आप क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चरण जो बनता है वो 1 अप्रैल 2007 को पूरे देश में चालू हुआ और ये देश के 130 जिलों में प्रारंभ हुआ। वर्तमान के 130 जिलों में हुआ, प्रारंभ में ये 113 जिलों में प्रारंभ हुआ था, जो बढ़कर यानी जो अविभाजित जो जिले हुए थे, देश में कई अविभाजित जिले थे, तो उस समय 113 जिलों में हुआ था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 130 जिलों में क्या हो गया, लागू हो गया। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लागू हुआ, जिसमें से एक है आपका जांजगीर चांपा, कोरबा, और जांजगीर चांपा है, कोरबा है, और रायगढ़ को फिर से मैं यहां पर लिख दिया हूं, तो ये रायगढ़ ना होकर क्या है, ये रायपुर है। रायपुर जिले में प्रारंभ हुआ, जांजगीर चांपा जिले में ये प्रारंभ हुआ, कोरबा जिले में प्रारंभ हुआ और महासमुंद जिले में प्रारंभ हुआ। जो 4 जिले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के थे, तो उस जिलों में ये लागू कर दिया गया। तीसरा चरण जो प्राप्त किया, वो तीसरा चरण 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ हो गया। ये 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुआ। ये देश के लगभग संपूर्ण जिलों में, अभी वर्तमान में 700 से अधिक जिले हैं, 700 से प्लस जिले हैं, वो पूरे देश भर में इन जिलों में क्या कर दिया गया, मनरेगा लागू कर दिया गया। तो जब पूरे देश में लागू कर दिया गया तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। तो यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछेगा आपसे कि छत्तीसगढ़ में ये योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये 2 फरवरी 2006 को। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये योजना कब लागू की गई, तो 1 अप्रैल 2008 को ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया। वर्तमान में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ के उन्हीं जिलों में लागू है जो 100% ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं, या फिर जो जहां पर ग्रामीण जनसंख्या की जो जनसंख्या उपलब्धता है, उन्हीं जिलों में इसको क्या किया गया है, चालू किया गया है, शहरी जिलों में नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला चरण 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में। दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2007 को देश के 130 जिलों में और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में। और तीसरा चरण जो है 1 अप्रैल 2008 को देश के जो है लगभग सभी जिलों में और छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया। साथ में आपको एक इस बात को मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसका नाम परिवर्तन हुआ। तो नाम परिवर्तन पहले जो है रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा के नाम से संचालित किया जा रहा था। जब इसका अधिनियम निर्माण किया गया, जब 2006 में इसको प्रारंभ किया गया, तो इसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम क्या हो गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, जो कब हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। तो आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि जो नाम परिवर्तन हुआ किस चरण के बाद हुआ, तो तीसरे चरण के बाद ये नाम परिवर्तन हुआ है। तीसरे चरण के बाद 2009 में इसका नाम परिवर्तन किया गया है। तो मनरेगा से इसका नाम क्या कर दिया गया, आपका जो है नरेगा से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। अब महिला आरक्षण, तो महिला आरक्षण 1/3 संपूर्ण देश में लागू है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये लागू है 1/3। ग्राम पंचायतों में भी 1/3 आरक्षण लागू कर दिया गया है। और वर्तमान जो महिला विधेयक पारित किया गया है, उसमें विधानसभा और जो है लोकसभा में भी 1/3 आरक्षण का जो है विधेयक पारित किया गया महिलाओं के लिए। जो ये व्यवस्था जो है बहुत पहले कर दिया गया था। 1/3 मतलब 33%, दोनों को याद रखिएगा, 33% से भी पूछ सकता है आपसे और 1/3 आरक्षण को पूछ सकता है। तो एक परिवार में अगर मैंने मनरेगा के अंतर्गत अगर जो है 100% मजदूरों के लिए मजदूर रखे जाएंगे, तो उसमें 1/3 महिलाएं होंगी। या परिवार में महिलाओं को प्राथमिकता देना है, इसमें रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता तो रखी गई है कि इस रोजगार किसको देना है, महिलाओं को प्राथमिकता देना है, तो 1/3 महिलाओं को आरक्षण इस व्यवस्था के तहत दिया गया है। फिर मजदूरी दर, तो ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अधिनियम का निर्माण केंद्र सरकार ने करवाया है, लेकिन जो कार्यों का आवंटन होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से होता है। अब कार्य का जो आवंटन होगा, जो पंचायती राज्यों के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो जो मजदूरी दर का निर्धारण किया जाएगा वो केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि मजदूरी दर का निर्धारण हर राज्यों में राज्य के आधार पर किया जाएगा, यानी राज्य निर्धारित करेंगे कि उनके यहाँ मजदूरी दर क्या होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में ये दर कितना है, 243 रुपए है। अभी वर्तमान में बढ़ा हुआ है। वर्तमान में आपको इस परिपेपर के समय आपको यही ध्यान रखना है कि 243 रुपए ये निर्धारित किए गए। तो साथ में आपको कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो पूरे देश में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक जो पेमेंट प्राप्त होता है, यानी जो मजदूरी दर प्राप्त होती है, वो कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो रोजगार दर प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होता है 374 रुपए प्राप्त होता है। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी दर है, वो कितना है, 374 यानी 347 रुपए इनको प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा राज्य के आधार पर देखा जाए तो राज्य का 356 रुपए 356 रुपीज ये प्राप्त होते हैं। कहा, गोवा में राज्य के आधार पर प्राप्त होता है, ये रोजगार के आधार पर सबसे ज्यादा रोजगार है। तो
छत्तीसगढ़ में 243 रुपए, सर्वाधिक रोजगार 274 रुपए अंडमान निकोबार में, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों में अगर पूछता है तो 356 रुपए गोवा में प्राप्त होता है। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है तो ग्रामीण परिवारों को तो रोजगार दिया ही जाएगा, और ग्रामीण परिवारों को रोजगार देगा, परिवारवार दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो कार्य का आवंटन किया जाएगा वो व्यक्तिवार न होकर, जैसे एक परिवार में अगर मान लीजिए 5 लोग निवास करते हैं तो 5 लोगों को मिलाकर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, न कि एक एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार कार्य कैसा मिलेगा, परिवार प्राप्त होगा, न कि व्यक्तिवार। मतलब हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने की गारंटी नहीं है, बल्कि हर परिवार को गारंटी प्राप्त है। ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, परिवारवार है। फिर विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता तो दी जाएगी, तो क्या इसमें विकलांग भी कार्य कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर विकलांगों को आरक्षण तो नहीं दिया गया है, मगर विकलांग भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। और विकलांग को जो कार्य दिया जाएगा उनको क्षमता के अनुसार कार्य किया जाएगा। जिस प्रकार की विकलांगता हो गया, विकलांग जिस प्रकार से कार्य कर पाएगा उस आधार पर उनको फिर क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो विकलांगों को भी इसमें रोजगार है और परिवारवार कार्य दिया जाएगा, न कि व्यक्तिवार रोजगार दिया जाएगा। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें विशेषताओं को ध्यान रखिएगा, लाभ को ध्यान रखिएगा, चरण को ध्यान रखिएगा। 3 चरणों में चालू हुआ, किस चरण में कितने जिलों में शामिल किया गया, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले लागू किए गए, अविभाजित जिलों को भी ध्यान रखिएगा। और मजदूरी दर का जो निर्धारण है उनको ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार निर्धारित करती है, यानी हर राज्य में मजदूरी दर निर्धारण कैसा होगा, अलग अलग होगा। सर्वाधिक रोजगार भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो प्राप्त हो रहा है वो 374 रुपए इसमें रोजगार प्राप्त है, जो अंडमान निकोबार में है, और इसके बाद राज्य के आधार पर गोवा में है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये आपका दूसरा वीडियो था, और भी पार्ट अपन बनाएंगे, लगातार आपके पार्ट मिलते रहेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। आज मुझे समय मिलता गया है तो इसलिए मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक जो है लोगों तक शेयर करें, ताकि हम सबको भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिलता चलता रहे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए, और रिवीजन करने के लिए आप वीडियो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, उनको बार बार देख सकते हैं। और अगर किसी तरह का कोई जिज्ञासा हो तो वो जो है कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव का भी जो है आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।